नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी जो है पिछले 10 सालों का डेटा को देखते हुए मैंने यहाँ पर लाया है। ये सेम स्ट्रेटजी मैंने पिछले साल, उसके पिछले साल भी लाया था और जो कि 100% इफेक्टिव था। तो इस साल भी थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन के साथ रीजनिंग एबिलिटी का स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को समझेंगे, एक थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखो, हम लोगों को देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। रीजनिंग के अंदर स्ट्रेटजी समझने से पहले ये समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम जानेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? अगर प्रॉब्लम क्या-क्या हम लोग दोहराते हैं, अगर ये जान गए, तो वो नहीं दोहराएँगे और क्या-क्या करना चाहिए वो काम करेंगे। तो यानी डोंट्स को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है और डूज़ को देखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फिर देखेंगे हम लोग गाइड सॉल्यूशन, ठीक है? जब ये दोनों चीज़ हो जाता है ना, तो गाइडेड सॉल्यूशन में ही हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन सा है। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा डन हो जाता है ना, तो आप समझ लो कि 70% काम हमारा हो गया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, उसको मैं आपको यहाँ बताऊँगा और फिर हम लोग लास्ट में समझेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो ये आज का हमारा रोड मैप है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर पहले लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। आरबीआई ग्रेड बी में 2 सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आपका काम तमाम करने के लिए बैठा हुआ है। एक है आपका क्वांट्स, दूसरा है आपका रीज़निंग। तो चलो, क्वांट्स तो हम लोगों ने क्वांट का स्ट्रैटेजी पिछले वीडियो में देख लिया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो आपने ज़रूर देखना, ठीक है? तो ये जो क्वांट्स का स्ट्रैटेजी है वो आपका काम बना देगा, लेकिन दूसरा जो हर्डल आएगा आपके पास वो आएगा रीज़निंग, ठीक है? आप यकीन मानो, एग्ज़ामिनेशन से निकल कर के आप ये बात बोलोगे कि सर मेरा एग्ज़ाम खराब गया, उसका रीज़न या तो क्वांट्स है या तो रीज़निंग। तो रीज़निंग इज़ सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन आरबीआई ग्रेड बी आफ्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई ये सब कुछ नहीं है, जीए कुछ नहीं है, जीए आप आराम से कर लोगे। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश यहीं फंसोगे आप, ठीक है? किसी का इंग्लिश वीक होता है तो वो फंसता है, इंग्लिश स्ट्रांग रहता है तो वो क्वांट्स में फंसेगा या फिर रीजनिंग में फंसेगा। तो क्वांट्स का स्ट्रेटजी तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ये हम लोग रीजनिंग का देख रहे हैं, ठीक है? तो इट इज सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन आरबीआई ग्रेड बी, इतना आप क्लियर रख लो। इसमें बहुत लोगों को लगता है कि मेरा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अगर स्ट्रांग नहीं है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा रीजनिंग। तो ऐसा नहीं है, आप तब भी रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल बहुत स्ट्रांग है तो सिर्फ वही करके मेरा काम हो जाएगा, तो भी आप गलत हो, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रैटेजी बहुत प्ले करता है। देखो, पूरे आरबीआई ग्रेड बी में अगर कोई सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट है ना, वो है क्वांट्स और रीजनिंग। और बाकी सब में बिना स्ट्रैटेजी का भी आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ आपको स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। सबसे पहले ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये सब आप कुछ कर रहे होंगे, 3 गलती में से 4 गलती में से कोई एक गलती कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है, पहला गलती कौन-सा है? पहला गलती है आपका ये सोचना कि 2-3 साल पहले पढ़ा था, रीज़निंग पढ़ा था, रीज़निंग में अच्छा कमांड था हमारा, तो रीज़निंग तो मैं अच्छे से कर लूँगा, ईज़िली कर लूँगा। इसीलिए आप रीज़निंग को पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है? तो ये पहला गलती आप दोहरा सकते हो। मोस्टली बैंकिंग एस्पिरेंट जो ऑलरेडी बैंक पीओ बन चुके हैं, बैंक मैनेजर बन चुके हैं, अब आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये वाला गलती करते हैं, ठीक है? मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है? दूसरा गलती जो है, आराम-आराम से सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा तो हो जाएगा, ठीक है? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना, वो मैं 1 घंटा में सॉल्व कर लेता हूँ, तो हम तो कर ही लेंगे। नहीं, आप फँस गए हो यहाँ पर। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है ना, वो मैं कर लेता हूँ आराम से, 15 मिनट लगता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो आप फँस गए हो। टाइम लगने से नहीं, आपको स्पीड भी चाहिए। रीज़निंग में आपको स्पीड भी चाहिए। क्वांट्स में आप थोड़े देर के लिए आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा टाइम लगा कर के एक्यूरेट निकल के आ रहे हो। रीज़निंग में आपको थोड़ा-सा फास्टनेस चाहिए, स्पीडीनेस चाहिए, ठीक है? तो ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ का बात करते हैं। तीसरा गलती आप क्या करोगे? फास्ट-फास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, जल्दी सिलेबस हो जाएगा, ठीक है? आप सोचे कि स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कर रहे हैं। 2 दिन क्लास देखे फटाफट, सिर्फ क्लास देखे और आपको लगा कि अल्फा न्यूमेरिक तो हो गया। सिलोगिज्म का क्लास देखें और सिलोगिज्म तो हो गया। इसके बाद फिर आप आ गए सीटिंग अरेंजमेंट क्लास, सीटिंग अरेंजमेंट में 7 दिन क्लास किए, अब सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। ऐसा अगर फीलिंग आ रहा है आपको कि फास्ट-फास्ट करके आप कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी-जल्दी, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप। अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है? तो ये तीसरा गलती हो गया। चौथा गलती क्या है? चौथा गलती है रीजनिंग के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
मतलब आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया और आपको लगा कि चलो यार हो जाएगा, रीजनिंग तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा टाइम लगा कर हो जाता है। तो ये 4 गलती में से मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो एक गलती कर रहे होंगे या तो तीसरा नंबर वाला गलती कर रहे होंगे। ठीक है? मुझे आपको लगता है ये वाला गलती करते होंगे आप, और ये दूसरा गलती करते होंगे, और ये भी गलती करते होंगे। तो इनमें से कौन-सा गलती आप दोहरा रहे हो, ये ज़रूर आप पहले आइडेंटिफ़ाई करो। अगर नहीं करोगे तो आप गलत रास्ता में जा रहे हो पहले ही। तो पहले इसको आप आइडेंटिफ़ाई कर लो कि इनमें से कौन-सा गलती कर रहे हो। आप एक ना एक गलती कर ही रहे होगे। अगर इनमें से कोई एक गलती नहीं कर रहे हो आप, तो आप फिर सही डायरेक्शन पे ही चल रहे होगे। ठीक है? चलो, तो अभी हम लोगों का सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों ने समझ लिया कि 4 गलती में से कोई एक गलती अभी आप कर रहे होगे, दोहरा रहे होगे। तो क्या नहीं करना है, अब क्या करना है? क्या करना है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है उसको नोट करो। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास? नंबर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज बोल रहा हूँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। इसके बाद फिर हमारा सिलोगिज्म है, डायरेक्शन डिस्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार नोट कर लो कि किस पे हम लोगों को फोकस करना है। आपका फोकस एक जगह पर टिका रहना चाहिए। ठीक है? हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का बेसिक्स कर लो। अगर आपका बेसिक्स डन है तो प्रैक्टिस पे उतरो, और प्रैक्टिस मतलब बेसिक्स ही डन नहीं है तो फिर आप पहले बेसिक्स कर लो। इसके लिए मतलब रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा कि जो बेस्ट टीचर है वो है सौरभ सिंह। अड्डा 247 में जो रीजनिंग कराते हैं उनसे आप कर लो। अगर आप पूरा वीक भी हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर बहुत अच्छे से कराते हैं। ठीक है? सौरभ सिंह फ्रॉम अड्डा 247। ठीक है? वहां से आप कर सकते हो, बेसिक्स डन कर सकते हो। जैसे ही आपका बेसिक्स हो गया, उसके बाद आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग जो है ना वो प्रैक्टिस का ही गेम है। देखो, क्वांट्स जो होता है वो कहीं ना कहीं मैथ है। मैथ आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा होगा। इंग्लिश भी आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते ही है। लेकिन रीजनिंग आप नहीं पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में जो है ना आपके ब्रेन को हैबिचुअल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग का दूसरा कोई उपाय नहीं है। रीजनिंग में आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग जो है ना एक अलग सब्जेक्ट है, क्लास 10 तक आप पढ़ते नहीं है, है ना? तो रीजनिंग के लिए आपको करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, मिनिमम 300 क्वेश्चन। हर एक टॉपिक में 300 क्वेश्चन करो, तभी आप दूसरे टॉपिक में जंप करो। यही एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है? कोई भी टॉपिक क्वांट्स या रीजनिंग में इसी तरीके से कंप्लीट होता है। टॉपिक पकड़ा आपने, उसका बेसिक्स कर लिया यूट्यूब से, फिर आप प्रैक्टिस पे उतरे। प्रैक्टिस में मिनिमम मिनिमम 300 क्वेश्चन करना है आपको। 200 क्वेश्चन इजी लेवल का करना है या मॉडरेट लेवल का करना है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और 100 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल का करना है। तो उससे क्या होगा ना कि आप रेडी रहोगे, यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो हमको किस तरह से टैकल करना है। 200 प्री प्री लेवल क्वेश्चन एंड 100 मेंस लेवल क्वेश्चन। ठीक है? तो 200 आप कर लेना आईपीएस पीओ प्री लेवल। ठीक है? और 100 क्वेश्चन कर लेना आईपीएस पीओ मेंस लेवल। ठीक है? आप हमारे कोर्स के अंदर होंगे तो मैंने आपको दिया हुआ होगा। ठीक है? आप वहां से कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर लेना। सॉल्यूशन भी मेरा दिया हुआ रहता है, वहां से देख लेना आप। ठीक है? तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है? सेक्शनल टेस्ट लगाओ और परफॉर्मेंस का एनालाइज करो। देखो, जब भी आपने कोई एक टॉपिक पकड़ा, ठीक है, पहले तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पहले देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपने पकड़ा, उस टॉपिक का आपने बेसिक्स किया, बेसिक्स करके उसका प्रैक्टिस किया मिनिमम 300 क्वेश्चन। मन करे, देखो मैं 300 बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप 400 कर लेना। ठीक है? तो आप पक्का हो जाओगे। 500 कर लोगे तो और पक्का हो जाओगे, कमांड हासिल आ जाएगा। चलो, आप मिनिमम 300 क्वेश्चन किया आपने। ठीक है? इसके बाद जब हम लोग आपने कर लिया ये चीज और सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ। देखो उसमें कि आपको कितना समय लग रहा है। अगर समय लग रहा है तो अपने आप को ऐसे करोगे। कभी कभी आप सिली मिस्टेक करोगे, तो फिर आप टेस्ट दे दे करके ही वो सिली मिस्टेक आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, टेस्ट में ही आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो कि आपने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ रहता है। तो वो आप उस समय सॉल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन देखते हो, सॉल्व करते हो, तो उससे भी आप नया नया टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चन सीखते हो, जो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करता है। ठीक है? यानी पहले आप प्री लेवल का क्वेश्चन भी करे, फिर मेंस लेवल के भी क्वेश्चन किए, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो सीधा टेस्ट में मिल रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपने किया। स्पीड भी आपने बढ़ाया, कॉन्फिडेंस भी आपने लाया। तो ये है एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग। आगे समझ में आपको? ये 4 स्टेप करना है आपको। पहला स्टेप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करो। कहाँ से लाऊंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? अभी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैं दे दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करो। सेकंड, हर एक टॉपिक का बेसिक्स क्लियर करो। ठीक है? मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया उसका बेसिक्स क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सेकंड टेस्ट लगाओ। उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए उसको भी सॉल्व कर लो। अपने आप को एसेस करो, कितना टाइम आप लगा रहे हो, एक्यूरेसी है कि नहीं है, सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये काम कर लो।
ये 4 स्टेप में आपका रीजनिंग डन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और कट ऑफ क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखो, पहले ना छोटा-छोटा टॉपिक पकड़ते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, अगर आपने ये कर डाला तो 5 नंबर आपका फिक्स हो डाला, ठीक है। मतलब 5 नंबर आपका फिक्स है। हर साल मशीन इनपुट आउटपुट से 5 सवाल आया है, हर साल। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 साल का मैं बोल रहा हूँ। 8 साल में हर साल मशीन इनपुट आउटपुट का एक सवाल आया ही है। अब बोलोगे आप बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक काम करो, मशीन इनपुट आउटपुट का कोई भी एक बेसिक्स डन कर लो और 200 क्वेश्चन कर लो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप 5 नंबर आपका फिक्स है। ये करने में आपको कितना दिन जाएगा? 7 दिन। 7 दिन में आप 5 नंबर फिक्स करके आओगे, ठीक है। फिक्स का मतलब फिक्स, मनगढ़ंत नहीं बात है, ये 5 नंबर आता ही आता है, ठीक है। ठीक है। डेटा सफिशियंसी, डेटा सफिशियंसी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म भी करके जाओ। 5 सवाल आपको सिलोगिज्म से मिलने ही मिलने हैं, आराम से मिलेंगे आपको। और सिलोगिज्म उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके इसमें भी 7 दिन आप लगाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो सिलोगिज्म आपका डन हो जाएगा। 5 नंबर आप आराम से लाओगे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आप ज़्यादा समय लगाओगे, मतलब कम समय लगाओगे, आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। यहाँ से भी 3 से 4 सवाल मिलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ना जैसे पेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको आप देखना जरूर, ठीक है। इजी इजी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही जो इजी इजी टॉपिक रहते हैं, जो आपको दिखते हैं बैंक क्लर्क मेंस लेवल में, वो सबको आप कर लो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को बढ़िया से कर लो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 8 से 10 मार्क्स वहां पर। यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 8 नंबर ऐड करता हूँ, डायरेक्शन डिस्टेंस। पहले ये ना उतना नहीं पूछता था, लेकिन अब ये पूछने लगा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस ये भी बड़ा आसान है। यहाँ से यहाँ जाना है, फिर लेफ्ट घूमना है, फिर राइट घूमना है, फिर ऐसे, फिर नॉर्थ ईस्ट में जाना है, नॉर्थ वेस्ट में जाना, मतलब ये वाला है डायरेक्शन डिस्टेंस। यहाँ से भी आप 3 से 5 मार्क्स यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो। इस बार इनइक्वालिटीज भी पूछा था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक? देख लिया आपने। और ये तो हो गया हमारा छोटा छोटा टॉपिक। अब दो जो है, जो बिग जाइंट्स मैं बोलता हूँ, बिग जाइंट्स कौन है? बिग जाइंट से एक सिटिंग अरेंजमेंट पजल, 30 मार्क्स का पूछा जाता है, +- 5 मार्क्स, मतलब कि या तो 25 मार्क्स का पूछ सकता है कभी कभी, और कभी कभी वो 35 मार्क्स का भी पूछ सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग में भी यही है, कभी कभी 8 नंबर का पूछेगा, कभी कभी 12 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत कम है, 8 गो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है, बहुत ज्यादा तो है नहीं। कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2025 और 2026 इस समय वैकेंसी कम था, इसीलिए आपको कट ऑफ ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। इस बार का कट ऑफ कितना? 29.25, ठीक है। 2025 में 18 था, तो 24 में 15 था, और 2022 और 23 में 9 था। ये सेक्शनल कट ऑफ का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अराउंड 30 मार्क्स तो लाना ही है, भले ही कट ऑफ आपका 9 रहे, 10 रहे, आपको 30 मार्क्स लाना है। 30 मार्क्स आप कैसे लाओगे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ 30 मार्क्स आप कैसे लाओगे, ठीक है। ईजी बताता हूँ, ईजी, ठीक है। पहले तो यार 3 से 5 मार्क्स आप समझ लो कि यहाँ पर आप 5 मार्क्स लेकर के आए, यहाँ पर 8वां नंबर में 5 मार्क्स लेके आए। कोडिंग डिकोडिंग में आप 5 नंबर लेकर के आए, ठीक है। सिलोगिज्म में आप 5 नंबर लेकर के आए, और ये ईजी है। मशीन इनपुट आउटपुट में आप 5 नंबर लाए। डेटा सफिशिएंसी को मैंने नहीं ऐड किया, यहाँ पर 20 मार्क्स हो गया है, 20 मार्क्स हो गया है, ठीक है। अभी या तो उसके बाद आप या तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल में स्ट्रांग होंगे, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक जगह में आप स्ट्रांग होंगे। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रांग है तो आप आराम से 32 नंबर ले आओगे, और 10 नंबर यहाँ जोड़ लो, तो 32 नंबर ले आओगे आप, है ना। और अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल है, तो वहां पर भी अगर 35 मार्क्स है, तो वहां 35 नहीं आप स्कोर कर पाओगे, लेकिन 20 स्कोर कर पाओगे, तो उस हिसाब से फिर 42 नंबर आप ले आओगे, ठीक है। और इतना इनफ है, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने से ही आपका काम बन सकता है, ठीक है। अभी ये तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 ब्लॉक में मैंने बांटा है, ठीक है। एक है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। एक में है आपका जो बिग जायंट है, उसको मैंने डाला है एक ब्लॉक में, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, या तो क्रिटिकल रीजनिंग, इसको मैंने बांटा है एक ब्लॉक में, ठीक है। इसको आपको ना हर दिन करना चाहिए, हर दिन एक क्वेश्चन आपको मिनिमम करना चाहिए, इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। हर दिन एक एक करते रहो। ब्लॉक नंबर 2 में है सिलोगिज्म,
मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और डायरेक्शन डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ये हर साल पूछे जाते हैं, हर साल, और ये तुरंत हो जाएंगे। तो एक बार में फटाफट कर लो इसको, काम हो गया आपका। तो ब्लॉक 2 जो है फटाफट करके खत्म कर लो। ब्लॉक 1 जो है हर दिन डेली डेली करते रहो। इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग और इनइक्वालिटी। ये कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो आप उसी प्रकार से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम बेस को आप कर लेंगे। तो ये तीनों काम आप इस तरह से कर सकते हैं। एक जो है सिटिंग अरेंजमेंट पजल, या तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल पकड़ लो या तो क्रिटिकल रीजनिंग पकड़ लो, दोनों में से एक पकड़ लो और उसको डेली करते रहो, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 में है सिलोगिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस। इसको आप एक ही बार में खत्म कर दो, पूरा एकदम प्रैक्टिस वैक्टिस करके इसको डन कर दो। ब्लॉक नंबर 2 को एकदम धड़ाधड़ डन कर दो। और जो ब्लॉक नंबर 3 है इसको आप इसको भी साथ साथ कर लो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अब हमारा कोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। तो 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप जरूर व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। दोनों नंबर में आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो आप डिस्काउंट भी ले पाओगे। बस इतना ही मुझे कहना था। अभी आप एक मस्त लाइक कर दो मुझे, क्योंकि आपको एक हाई वैल्यू कंटेंट मिला है, उसके लिए आप जरूर लाइक कर सकते हो। एक कमेंट आप जरूर कर सकते हो, एक कमेंट से मेरा दिन अच्छा हो जाता है और मुझे आपका कमेंट सब अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव कमेंट जो है मेरा दिन बना देता है। तो आई रियली लाइक ए कमेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा कमेंट करना। शेयर भी कर सकते हो आप हमारे चैनल को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले वीडियोस में। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।